Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pathophysiology Unit 1 lecture number 11. So जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी और इसकी फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बोला कि जब कोई सेल स्ट्रेस कंडीशंस में होती हैं तो उसके रिजल्टेंट वहाँ पर सेल का इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और अल्टीमेटली सेल जो है वो इंजर्ड हो जाती है। ये जो सेल इंजरी है ये रिवर्सेबल भी हो सकती है और इरिवर्सेबल भी हो सकती है। तो अभी तक हमने देखा इस दोनों ही टाइप की सेल इंजरीज का मैकेनिज्म। अब इसी में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कुछ और डिफरेंट टाइप की सेल इंजरी को डिस्कस करेंगे कि सेल और किस किस रीजंस की वजह से यहाँ पर इंजर्ड हो सकती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इस्चेमिक और रीपरफ्यूजन सेल इंजरी। तो देखो इस्चेमिक का मतलब क्या होता है। इस्चेमिया का मतलब होता है कि जब ब्लड सप्लाई यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो पा रही तो उस कंडीशन को बोलते हैं इस्चेमिया। ठीक है, तो इस्चेमिया या जो आपके रीपरफ्यूजन इंजरी उससे मतलब ये है कि व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ इस्चेमिया इज शॉर्ट। इस्चेमिया का मतलब पता है ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही। इस ब्लड सप्लाई के नहीं होने का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, जब ये शॉर्ट होता है तब रीपरफ्यूजन रीस्टोर्स द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर रीपरफ्यूजन होता है और रीपरफ्यूजन के थ्रू जो सेल के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेट है उसको फिर से रिस्टोर कर लिया जाता है। इट इज नॉन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी। इस कंडीशन को बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। आ रही बात समझ में कि जब लॉन्ग टाइम तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तब तो सेल इंजरी होगी ही, लेकिन अगर ये इस्चेमिक कंडीशन बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है तो सेल की ऐसी टेंडेंसी है कि वो फिर से जो भी उसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लेवल पर चेंजेस आए होते हैं उसको वो फिर से रिस्टोर कर लेती है। ठीक है, तो इस तरीके की इंजरी को बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। लेकिन बट व्हेन इफ ड्यूरेशन ऑफ इस्चेमिया इज लॉन्गर देन द रीपरफ्यूजन then the restoration of the structure and function deteriorates the already injured cell. It is known as ischemic reperfusion injury. ठीक है, लेकिन अगर जैसे हमने अगर रिवर्स बैक कर लिया तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, और अगर वो लॉन्ग टाइम तक बना रहा और सेल की डेथ हो गई तो वो इरिवर्सिबल हो गया। लेकिन अगर ड्यूरेशन ऑफ इस्चेमिया का जो ड्यूरेशन है वो रीपरफ्यूजन से ज़्यादा है तो वहाँ पर सेल के अंदर जो भी डिटोरिएशन हुए हैं, ठीक है, तो वो डिटोरिएशन की वजह से जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंडीशंस में चेंजेस आए हैं वो फिर से यहाँ पर रिस्टोर नहीं हो पाएंगे और वो डिटोरिएट हो जाएंगे ऑलरेडी इंजर्ड सेल के अंदर। इसको बोलते हैं इस्चेमिक रीपरफ्यूजन इंजरी। दोबारा समझो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सेल है वो स्ट्रेस कंडीशंस में थी, स्ट्रेस कंडीशंस की वजह से उसके अंदर सेल इंजरी देखने को मिली। ठीक है, जब ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थी ये एडवर्स कंडीशंस तो उसको रिवर्ट बैक किया गया, उसको बोला हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल के बाद वापस जब यहाँ पर स्ट्रेस कंडीशन आती है, इस्चेमिक कंडीशन लॉन्ग टाइम के लिए बनी रहती है तो जो रीपरफ्यूजन है, ठीक है, वो डिटोरिएट हो जाता है और ऑलरेडी जो इंजर्ड सेल है वो और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच जाती है। इसको बोलते हैं इस्चेमिक रीपरफ्यूजन इंजरी। क्लियर हो गई ये बात? यानी कि जो रिवर्सिबल सेल है आपके, रिवर्सिबल सेल इंजरी वाली जो सेल है उसके अंदर और ज़्यादा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटोरिएशन हो जाने को बोलेंगे इस्चेमिक रीपरफ्यूजन इंजरी। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने पास कि द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस इज इस्चेमिया। देखो यहाँ पर जो मेनली इस्चेमिक सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? इस्चेमिया रिस्पॉन्सिबल है because this produces a cellular damage which results in a generation of free radical species that combine with the molecular oxygen to form reactive oxygen species। ठीक है, कि यहाँ पर ये क्या करता है, सेल्स को डैमेज कर देता है, सेलुलर डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्री रेडिकल स्पीशीज का जनरेशन होता है जो जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का यहाँ पर जनरेशन करता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन स्पीशीज
रिएक्टिव लेवल की बनाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो क्या होता है कि इस्टीमिया हुआ, यानी ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही, इसकी वजह से सेल्स जो है वो डैमेज हो गया, सेल्यूलर डैमेज देखने को मिल रहा है। सेल्यूलर डैमेज की वजह से यहाँ पर फ्री रेडिकल स्पीशीज बनती है। ये फ्री रेडिकल स्पीशीज जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो अल्टीमेटली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है, जो और ज़्यादा यहाँ पर सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उसको क्या बोलते हैं हम, फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड सेल इंजरी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड सेल इंजरी। क्या होता है ये? तो सिंपल सा है कि जब फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, ठीक है, और उनकी वजह से आपके यहाँ पर सेल इंजरी देखने को मिलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल जनरेटेड सेल इंजरी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड विद इन द inner mitochondrial membrane space by the reduction of 4 oxygen to water in the catalysis of cytochrome oxidase। क्या बोल रहे हैं कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर जब फ्री रेडिकल्स यहाँ पर जनरेट होते हैं, ठीक है, कि जब 4 ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, किसके थ्रू, कैटालाइटिकल एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल्स का यहाँ जनरेशन होगा, और इन दिस 3 इंटरमीडिएट्स आर रिड्यूस्ड ऑक्सीजन स्पीशीज आर जनरेटेड, दोज आर सुपर ऑक्साइड O2 माइनस, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH माइनस। और इस रिएक्शन के अंदर 3 इंटरमीडिएट रिड्यूस ऑक्सीजन स्पीशीज यहाँ पर जनरेट होंगी। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो सुपर ऑक्साइड आयन, हाइड्रोजन परऑक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। क्लियर है कि भाई इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन स्पेस है उसके अंदर जब 4 ऑक्सीजन वाटर के अंदर रिड्यूस होती है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है। और इन फ्री रेडिकल्स के जनरेशन का जो ये प्रोसेस है, इसमें 3 इंटरमीडिएट बनते हैं, एक तो सुपर ऑक्साइड, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड और एक हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस जो कि इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट है आपके पास नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? देखो, नेक्रोसिस जो है ना, एक तरीके का मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे जो सेल्स अपन इंजरी सेल इंजरी की बात कर रहे हैं ना, तो इसी तरीके से जो इंजर्ड सेल्स होती है ना, उनकी वजह से नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो क्या कह रहे हैं नेक्रोसिस के बारे में कि द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अकम्पनाई नेक्रोसिस आर caused by lethally injured cells as a result of degradative enzymes on lethally injured cells. It results in the dissolution of the cells due to the loss of membrane integrity and leakage of cellular content। कि क्या होता है कि जैसे नेक्रोसिस की कंडीशन में सेल के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, किसकी वजह से? कि जो लीथली इंजर्ड सेल्स हैं, उन लीथली इंजर्ड सेल्स की वजह से, ठीक है, जो नेक्रोसिस है वो देखने को मिलता है, और नेक्रोसिस में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं। ठीक है, और उसके रिजल्टेंट यहाँ पर ये जो लीथली इंजर्ड सेल्स हैं, इसके अंदर जो डिग्रेडेटिव एंजाइम है, ठीक है, वो सेल के अंदर डिग्रेडेशन करते हैं, और डिग्रेडेशन के रिजल्टेंट जो सेल है उसमें जो डिसोल्यूशन है, ठीक है, सेल में डिसोल्यूशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल के मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है, सेल के मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, और इंटीग्रिटी के लॉस होने से जो उसमें सेलुलर कंटेंट है वो लीक आउट होने लगता है। इस कंडीशन को बोलते हैं नेक्रोसिस। क्लियर हो गया कि लीथली इंजर्ड सेल्स की वजह से यहाँ पर सेल के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। इस नेक्रोसिस की कंडीशन में जब सेल इंजर्ड हुई तो कुछ डिग्रेडेटिव एंजाइम्स थे जो इससे रिलीज हुए, सेल में डिसॉल्व हुए, डिसॉल्व होने से मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हुई और सेलुलर कंटेंट लीक आउट हो गया। क्लियर है? सो इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल कंटेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं बीएसपी फार्मेसी के साथ। इसके लिए आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, और वहाँ पर आपको हर पर्टिकुलर सेमेस्टर के यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्पेसिफिक अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर के कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें डिजिटल कोर्सेज हैं, मास्टर कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स है, पेन कलर कोर्स है।
तो आप जिस भी तरीके के कंटेंट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए जाइए और विजिट कीजिए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। नेक्स्ट आता है ऑटोलाइसिस। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद से। लाइसिस मतलब क्या होता है? टूटना। तो ऑटोलाइसिस मतलब कि सेल जो है वो खुद ही अपनी सेल्स को तोड़ देंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोलाइसिस। या इसे सेल्फ डाइजेशन भी बोला जा सकता है कि खुद ही क्या करेंगी? अपने सेल्स का डाइजेशन कर देंगी। डाइजेशन किससे होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम से। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेल में? लाइसोसोम में। तो सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि लाइसोसोम जो रहता है जब वो टूटता है तो उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है वो रिलीज होते हैं और रिलीज होकर के जो सेल है उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि क्योंकि सेल खुद ही अपनी ऑर्गन्स को खुद ही जो सेल के इंटरनल ऑर्गन है यानी कि लाइसोसोम है वो खुद ही सेल को खा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ डाइजेशन या ऑटोलाइसिस। तो क्या कह रहे हैं सिंपली कि एन एंजाइम रिलीज फ्रॉम द लाइसोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स disintegration. Some tissues such as pancreas and gastric mucosa undergoes autolysis. Other such as heart, liver and kidney undergoes intermediate to slow autolysis. कि जैसे एक एंजाइम है, ठीक है, तो वो एंजाइम रिलीज होता है लाइसोसोम से, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सेल के जो डिसइंटीग्रेशन होता है, सेल की जो इंटीग्रेशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये लाइसोसोम यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो इसमें एंजाइम रिलीज हो जाते हैं और एंजाइम रिलीज होकर के सेल को ही डाइजेस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो कुछ टिश्यूज होते हैं जैसे कि पेनक्रियाज है ना, गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, जहाँ पर ज़्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो ऑटोलाइसिस में जाते हैं। इसके अलावा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इसके अंदर इंटरमीडिएट से लेकर के स्लो टाइप का ऑटोलाइसिस देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है हेटेरोलाइसिस। देखो ऑटोलाइसिस मतलब खुद की ही सेल को खुद ही खा जाएगा, और हेटेरो का मतलब है कि खुद ही सेल के जो लाइसोसोम्स से एंजाइम रिलीज हुए हैं वो दूसरे सेल्स को खा जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हेटेरोलाइसिस। तो क्या कहना चाहते हैं हेटेरोलाइसिस के बारे में कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स सच एज न्यूट्रोफिल्स रिलीजेज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टू डिसइंटीग्रेट सेल्स। कि कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, वो कुछ ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो सेल्स को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, सेल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोलाइसिस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अपोस्टोसिस। अपोस्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, ठीक है, कि जब सेल की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है अपोस्टोसिस। क्या है कि दिस टाइप ऑफ सेल डेथ इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। अपोस्टोसिस को प्रोग्राम मतलब क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप ये देखने को मिलता है, इसलिए इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी बोला जाता है, ठीक है। और दिस अपोस्टोसिस इज अ मोड ऑफ सेल डेथ दैट इन्वॉल्व्स सेल एक्टिवेटिंग एंजाइम ब्रेक डाउन अ सेल्स डाउन ओन डीएनए प्रोटीन एंड न्यूक्लियाई। कि अपोस्टोसिस जो है वो सेल डेथ का एक पर्टिकुलर मोड होता है जिसके अंदर सेल के अंदर कुछ एक्टिवेटिंग एंजाइम होती हैं जो सेल के खुद के डीएनए को, प्रोटीन्स को, न्यूक्लियाई को क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इस कंडीशन को बोला जाता है अपोस्टोसिस। क्लियर है? अपोस्टोसिस क्या बोल रहे हैं कि अपोस्टोसिस का मतलब है सेल डेथ, जो कि प्रोग्राम तरीके से होती है, एक सर्टेन मैनर में होती है, और इसके अंदर जो सेल के अंदर एक्टिवेटिंग एंजाइम होते हैं वो सेल के खुद के डीएनए को, प्रोटीन को, न्यूक्लियाई को क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है अपोस्टोसिस, ठीक है। तो ये हुए सेल इंजरी के कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम कुछ नए एस्पेक्ट्स को सेल इंजरी के डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।